दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी किसी रोगी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज देता हूं, तो मैं हैनीमैन सर के एफोरिज्म 212 को फॉलो करते हुए पहले ह्यूमन बीइंग के उस रोगी के मेंटल इमोशंस को, मेंटल फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैं उसको ट्रीटमेंट देता हूं। मेरे पिछले वीडियोस में दोस्तों आपने देखा, मैंने केसेस के साथ बताया कि अगर हम मेंटल फंक्शनिंग को समझकर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो रोगी पूर्ण रूप से किस तरह से स्वस्थ होता है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो जिसमें लेवल ऑफ होम्योपैथी को हमने डिस्कस किया था, उसमें दोस्तों हमने किसी भी ह्यूमन बीइंग के दो पार्ट को डिस्कस किया था, एक विजिबल पार्ट और एक इनविजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट में दोस्तों हमने बॉडी और ब्रेन के लेवल को डिस्कस किया था, और इनविजिबल पार्ट में हमने ब्रेन और माइंड के लेवल को डिस्कस किया था, जिसमें पिछले कई सारे वीडियोस में हमने मेंटल फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करी थी। इमोशंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इमोशंस को हमने समझने की उन वीडियोस के माध्यम से कोशिश करी थी। और हमने ये भी देखा था दोस्तों कि अगर कोई लाइफ में कोई व्यू आता है तो वो पर्सन किस तरह से अपने लोअर इमोशंस के साथ उस व्यू से इंटरेक्ट होता है और डिजीज स्टेट में चला जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उन लाइफ व्यूज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो लाइफ व्यूज़ क्यों आते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी के यूनिवर्सल लेवल को समझना होगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग की यूनिवर्स से कनेक्टिविटी को समझना होगा, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारी लाइफ पर किस तरह से कनेक्टेड है। यूनिवर्स हमारी लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट्स डालता है, यूनिवर्स के क्या लॉज हैं जिनको फॉलो करने पर हम लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं अगर हम यूनिवर्स के इन लॉज को फॉलो करें। क्योंकि इन लॉज की जानकारी किसी बुक में नहीं है, ये लॉज किसी बुक में नहीं लिखे गए हैं। जिस तरह से हम लोग कई सारे स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन इन लॉज को किसी तरह से लिखा नहीं गया है। इनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करके और अपनी लाइफ में महसूस करके, इनको फॉलो करके और लाइफ को चेंज होते हुए देखा जा सकता है। तो आज हम यूनिवर्स के बारे में इन सारी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स हमारी होम्योपैथी से और किस तरह से कनेक्टेड है, और हैनीमैन सर की टीचिंग्स कहाँ हमको ये बताती हैं कि होम्योपैथी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। दोस्तों, यूनिवर्स एक टीचर की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। यूनिवर्स एक टीचर की तरह काम करता है, ये हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। और अर्थ जो है जिस पे हम लोग रहते हैं सब, वो एक हमारा स्पिरिचुअल स्कूल है जिसमें हम स्पिरिचुअल लेवल को डेवलप करते हैं। और जो हमारी लाइफ है, उस लाइफ के जो फेजेस हैं, जैसे हमारा बचपन, उसके बाद हमारी युवावस्था, फिर हमारी प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद हमारा वृद्ध अवस्था, ये अवस्थाएं जो हैं वो हमारे एकेडमिक ईयर हैं। हम इन एकेडमिक ईयर में यूनिवर्स से इस अर्थ पर रहकर क्या क्या चीज़ें सीखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यूनिवर्स से सीखनी चाहिए, और यूनिवर्स के लॉज क्या हैं वो हमको किस तरह से सिखाते हैं। आज हम इस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स का जो इम्पैक्ट है वो लाइफ पर होता है। तो यूनिवर्स ने लाइफ के लिए 3 ट्रेंड्स को हमको बताया है। ये यूनिवर्स के 3 ट्रेंड हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वो इन 3 ट्रेंड्स में होनी चाहिए। उसमें पहला है हैप्पीनेस, दूसरा है इनर पीस, और तीसरा है लव। यानी कि उस व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए, उसको इनर पीस होनी चाहिए और उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए। ये उसकी लाइफ के 3 बेसिक ट्रेंड हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग अपने
ट्रेंड्स को, अपने फैमिली के ट्रेंड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करता है, जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम आनुवंशिकी में पढ़ते हैं। कि हम लोग कहते हैं कि कोई बच्चा अपने फादर पे गया है, कोई बच्चा अपने दादा पे गया है, तो ये उनकी फैमिली के ट्रेंड्स हैं और इन ट्रेंड्स को हम पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स में फिर उनके भी सर्टेन लॉज हैं कि किस जीन की मैचिंग से किस तरह का ट्रेंड ट्रांसफ़र होगा, ये सारी डिटेल्स जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह दोस्तों, यूनिवर्स ने जो लाइफ के बारे में हमको चीज़ें बताई हैं, वो लाइफ की जेनेटिक्स है कि लाइफ किस तरह से अपने इन 3 ट्रेंड्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करती है। जब भी किसी को लाइफ मिलती है तो ये ट्रेंड्स उसमें जाते हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये लाइफ की जो जेनेटिक्स है, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों एक फैमिली अपने जेनेटिक ट्रेंड्स को बच्चों में ट्रांसफ़र करती है, उसी तरह से जो यूनिवर्स है, जब उस बच्चे को वो लाइफ मिल रही है तो वो लाइफ में उन ट्रेंड्स को ट्रांसफ़र करेगी। तो यूनिवर्स लाइफ देता है और जो पेरेंट्स हैं वो एक स्ट्रक्चर, यानी कि उस बच्चे का फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उस बच्चे का मेंटल स्टेटस कैसा होगा, ये सब वो फैमिली ट्रेंड से गेन करता है और उसकी लाइफ कैसी चलने वाली है ये यूनिवर्स डिसाइड करता है। तो अपने जीवन में वो किन किन चीज़ों को प्राप्त करेगा, किन किन चीज़ों को प्राप्त नहीं करेगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका क्या कारण है उसकी लाइफ में। तो ये जो लाइफ की रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम जेनेटिक्स ऑफ लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे और ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वो दोस्तों, जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वो उसके फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसकी जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है, जो ट्रेंड्स ट्रांसफ़र होने हैं, उसके लिए। तो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का पार्ट और एक ह्यूमन बीइंग के जेनेटिक ट्रेंड्स, ये 2 पार्ट हैं। जब इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझते हैं तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में काफ़ी एडवांस हो जाते हैं। होम्योपैथी काफ़ी एडवांस हो जाती है इन जेनेटिक ट्रेंड्स को ठीक करने में, क्योंकि उसके पास एक लाइफ को समझने का एक व्यू है और वो उस पर्सन की पूरी लाइफ व्यू को समझकर और उसके जेनेटिक ट्रेड्स को जो उसने पेरेंट से गेन किया है, उसको समझकर जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर वो उस जेनेटिक डिसऑर्डर से फ्री हो जाता है। तो दोस्तों, लाइफ के बारे में यूनिवर्स ने 3 ट्रेंड्स हमको दिए, जिसमें हैप्पीनेस, इनर पीस और लव, जो कि हम यूनिवर्स से किस तरह से सीखेंगे और किस तरह से हम इसको अपने लाइफ स्पान में सीखते हैं, इन सारी चीज़ों को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स जो है वो जब टीचर की तरह काम करता है तो हमको किस तरह से, किन नियमों के तहत ये सारी चीज़ों को सिखाता है। और जब हम सीख जाते हैं या सीखने लगते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को कहाँ पर महसूस करेंगे, किस जगह पर हमको ये चीज़ें दिखाई देंगी, हमारी लाइफ में ऐसे कौन से फेजेस हैं जिनमें हमको ये पता लगेगा कि हमने यूनिवर्स से सीख लिया। तो दोस्तों, जो यूनिवर्स की टीचिंग है उसको हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं कि यूनिवर्स जो भी हमको सिखाएगा उसको हम किस तरह से सीख रहे हैं और कितना हम स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हैं। तो उसमें दोस्तों, जब आप देखेंगे कि ये जो यूनिवर्स की जो स्पिरिचुअल टीचिंग है, किसी पर्सन का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ये एकदम एब्सोल्यूट इंडिविजुअल फिनोमिना है। ये एक ऐसा टास्क है जो उस व्यक्ति को स्वयं करना है। ये इसमें किसी के साथ नहीं किया जा सकता। ये एक सेल्फ और इंडिविजुअल और एक पर्सनलाइज टास्क है। ये उस पर्सन को इंडिविजुअली ही करना है। इसको लेकर के दोस्तों, हैनीमैन सर ने एफोरिज्म 83 में हमको इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में जानकारी दी है कि जब भी हम किसी पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे तो हम उसको प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग उसके अंदर देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल लेवल पर किस तरह से वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड है या कहाँ पर उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में रुकावट है, किस तरह से वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो इस तरह से यूनिवर्सल पार्ट का होम्योपैथी से एक कनेक्शन।
उसके बाद दोस्तों जब वो पर्सन स्पिरिचुअली डेवलप होता है तो हम लाइफ के किन व्यूज़ में या किन चीज़ों में हम देखेंगे कि वो पर्सन स्पिरिचुअली डेवलप है या नहीं। तो उसमें एफोरिज्म 5 में जैसे हनीमैन सर हमको सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस की बात कहते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अगर वो पर्सन इंडिविजुअली लेवल पर स्पिरिचुअली डेवलप्ड है तो उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, मधुर संबंध होंगे सबके साथ, पहला। दूसरा लेवल है दोस्तों उसके रिसोर्सेज का, जो हनीमैन सर हमको एफोरिज्म 5 में ऑक्यूपेशन में बताते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड पर्सन है तो वो जो उसका ऑक्यूपेशन है उसको लेकर के उसको इनर पीस है, यानी कि वो सेटिस्फाइड है उस ऑक्यूपेशन से, तो उसको सफरिंग्स नहीं आएंगी। इसके बाद तीसरा लेवल है दोस्तों हेल्थ का, जिसमें वो अगर वो पूर्णतः हेल्दी है तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड पर्सन है और वो अपने जो लाइफ के ट्रेंड्स हैं जिसमें हैप्पीनेस, इनर पीस और लव है, ये फुलफिल करता है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोगों की मोडलिटीज़ आती हैं। जैसे कई सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, कोई कहता है मुझे गर्मी में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे बरसात में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब जो इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन है वो ठीक नहीं है उस पर्सन का। इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके स्पिरिचुअल लेवल पर हैप्पीनेस की कमी हो सकती है, इनर पीस उसकी डिस्टर्ब हो सकती है, या वो लव में नहीं है, उसको प्रेम भाव उसका कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो जब हम इस तरह के केसेस को देखते हैं तो इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसके इनर पीस में तो डिस्टर्बेंस नहीं है किन्हीं कारणों से, उसकी हैप्पीनेस में तो कोई कमी नहीं है, उसके लव में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम उन पेशेंट में देखते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसमें ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आती है जिसको एलर्जीज़ कहते हैं। तो एलर्जीज़ भी बेसिकली क्या हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे इस लाइफ के ट्रेंड से जुड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे तो उनको फ्रूट्स खाने से प्रॉब्लम हो जाती थी, जबकि नेचर ने जो फ्रूट्स बनाए हैं वो सारे फ्रूट्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हैं और हमको हेल्दी रखने के लिए हैं। लेकिन अगर उन फ्रूट्स से किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका इनर जो पीस है वो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस में नहीं है, कहीं ना कहीं वो लव में नहीं है, उसके लव में कहीं ना कहीं कमी है। तो दोस्तों देखा आपने कि जो यूनिवर्सल पार्ट है वो होम्योपैथी से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और होम्योपैथी इन सारी चीज़ों को समझकर जब उस रोगी का इलाज करती है तो फिर उसकी ये एलर्जीज़ और ये जो उसके एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस हैं ये सब ठीक हो जाते हैं। जब मैंने उनको इलाज दिया जिनको फ्रूट खाने से प्रॉब्लम थी तो अब वो फ्रूट्स खाने लगे और उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल पार्ट को होम्योपैथी में यूज़ करते हैं सेंसिटिविटीज़ के लिए, एलर्जीज़ के लिए। और एफोरिज्म 7 में हनीमैन जो इनर नेचर ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं वो दोस्तों यही है कि जो लाइफ का बेसिक 3 ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इसलिए इनर नेचर डिस्टर्ब होती है। उसके बाद जो आउटवर्ड बॉडी पर जो रिफ्लेक्शन आता है वो फिर डिजीज़ के रूप में आता है। और दोस्तों ये जो ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स को हमने लाइफ में देख लिया कि सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस के थ्रू हमने एफोरिज्म 5 को समझ लिया किस तरह से ये चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अब जैसे दोस्तों जो कोई पर्सन अपनी फैमिली के ट्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स के लॉस के अनुसार उसको हम समझ रहे हैं कि कौन सा जीन उनके किस ट्रेंड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही दोस्तों यूनिवर्स ने हमको कुछ लॉस दिए हैं। तो जब हम उन लॉस को समझेंगे तो हम लाइफ की जेनेटिक्स को समझते हैं, इन लॉस के थ्रू हम लाइफ की जेनेटिक्स को समझते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल को जो वो अपनी फैमिली से ट्रेंड्स को गेन कर रहा है उसमें उसका फिजिकल मेकअप, उससे उसका मेंटल मेकअप डेवलप हो रहा है, लेकिन जो यूनिवर्स से कनेक्टिविटी है वो लाइफ की जेनेटिक्स है कि आगे उसकी लाइफ कैसी चलने वाली है, आगे वो लाइफ में किन चीज़ों को प्राप्त करेगा, कैसी उसकी लाइफ होने वाली है, ये भी यूनिवर्स ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है उसके लिए। तो आज हम इस बात को समझने की
कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से लाइफ पर वर्क करता है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को किस तरह से मेंटेन और कंट्रोल करता है। दोस्तों, यूनिवर्स ने जो लॉज दिए हैं वो 7 लॉज हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 3 लॉज हैं वो यूनिवर्स की किसी भी क्रिएशन को करने के लिए वर्क करते हैं। अगर कोई क्रिएशन करनी है, किसी लाइफ की क्रिएशन करनी है, तो वो फर्स्ट 3 लॉज काम करेंगे। और जो 4 लॉज हैं वो इन्फीरियर लॉज हैं और ये 3 लॉज सुपीरियर लॉज हैं। तो इन्फीरियर लॉज उस लाइफ की, जो लाइफ क्रिएट हो गई है, उस लाइफ को किस तरह से कंट्रोल करना है, उस लाइफ को किस तरह से डेवलप करना है, उस लाइफ को किस तरह से इवोल्यूट करना है, ये 4 इन्फीरियर लॉज डिसाइड करेंगे। तो आज हम इन लॉज की डिटेल्स को समझेंगे और किस तरह से ये लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इन लाइफ के जो ट्रेंड्स हैं और ये यूनिवर्स के जो लॉज हैं इनको फॉलो करता है तो वो सफरिंग फ्री रहता है। लेकिन अगर वो इनका कहीं ना कहीं वायलेशन करता है तो फिर वो डिजीज स्टेट में चला जाता है। तो इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन लॉज को फॉलो किया जाना चाहिए और अगर इनको फॉलो नहीं करते तो किस तरह से वो डिजीज स्टेट में चले जाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि ये जो लॉज हैं, ये लॉज इतने फिक्स हैं, इतने इटर्नल हैं कि इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। तो आज हम एक एक करके इन लॉज को समझेंगे। जो सुपीरियर लॉज हैं वो 3 सुपीरियर लॉ हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ लव, दूसरा है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पोलैरिटी। उसके बाद दोस्तों जो इन्फीरियर लॉज में आते हैं उसमें 4 लॉ आते हैं इन्फीरियर लॉ में, जिसमें लॉ ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद लॉ ऑफ करॉस्पोंडेंस, उसके बाद लॉ ऑफ हार्मनी एंड उसके बाद लॉ ऑफ नेचर। तो आज हम इन 7 लॉज को, 7 लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब यूनिवर्स को कोई क्रिएशन करनी होती है, जैसे कि कोई एक पर्सन जो कि अभी मदर के वूम में है, जो कोई बच्चा फीटस अभी मदर के वूम में है, उसको अभी जन्म लेना है, तो वो अपने पेरेंट्स से एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के अपनी सारी चीज़ों को डेवलप हो रही हैं, उसकी सारी चीज़ें उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेवलप हो रही हैं। अब उसको लाइफ मिलनी है, जब वो पैदा होगा तो फिर उसको लाइफ मिलना शुरू होगा, लाइफ मिलेगी, तो वो लाइफ उसकी कैसी चलने वाली है ये यूनिवर्स डिसाइड करता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत पैरेलल चलती हैं। एक तरफ वो अपने फैमिली के जेनेटिक ट्रेंड्स को लेकर के डेवलपमेंट उसका हो रहा है, एक तरफ यूनिवर्स ने उसको लाइफ के लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए चीज़ों को बना के रखा हुआ है। तो जो जेनेटिक्स के लॉज हैं कि किस तरह के क्रोमोसोम्स के मिलने पर किस तरह की क्रिएशन होगी, कि XX मिल रहे हैं तो फीमेल हो रही है, XY मिल रहे हैं तो मेल बच्चा हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों यूनिवर्स ने उसकी लाइफ के लिए जो लॉज डिसाइड किए हैं, तो ये 3 जो सुपीरियर लॉज हैं, जिसमें लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो लॉ ऑफ लव के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन एक इनोसेंट कॉन्शसनेस की कोडिंग है। लॉ ऑफ लव के अंदर जो कोड है वो इनोसेंट कॉन्शसनेस का है, जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स की जानकारी है और उन यूनिवर्सल लॉज की जानकारी है। तो जब वो लाइफ में आएगा तो उसके पास ये इनोसेंट कॉन्शसनेस होगी, जो लॉ ऑफ लव है ये उसके पास होगा। जिस तरह से किसी भी जीन के पास किसी भी ऑर्गन के बनने की या उसके फंक्शन करने की इंफॉर्मेशन होती है, उसी तरह से इस लॉ ऑफ लव के पास एक इनोसेंट कॉन्शसनेस की कोडिंग है, एक इनोसेंट कॉन्शसनेस की इंफॉर्मेशन है, जिसमें पूरे यूनिवर्स की जानकारी है और इन यूनिवर्सल लॉज की जानकारी है। अब ये लॉ ऑफ लव जब मैनिफेस्ट होता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू ये मैनिफेस्ट होता है, तो इसके साथ ही साथ लॉ ऑफ पोलैरिटी काम करता है। लॉ ऑफ पोलैरिटी दोस्तों डिसाइड करेगा कि इसको
मेल होना है या फीमेल होना है, यानी कि फेमिनाइन करेक्टर और मस्कुलिन करेक्टर को लॉ ऑफ पोलैरिटी डिसाइड करता है। तो एक लाइफ जो इनोसेंट करेक्टर को लेकर के, इनोसेंट कॉन्शियसनेस को लेकर के डेवलप हो रही है और वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैनिफेस्ट हो रही है और लॉ ऑफ पोलैरिटी से उसका डिसाइड हो रहा है कि इसको मस्कुलिन होना है कि इसको फेमिनाइन होना है। तो ये दोस्तों पैरेलल जो उसका जेनेटिक डेवलपमेंट हो रहा है मदर के वूम में, और एक यूनिवर्स उसकी लाइफ को डेवलप कर रहा है इन 3 लॉज के थ्रू। अब दोस्तों जो 4 लॉज हैं, जो इन्फीरियर लॉज हैं, वो इस लाइफ को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे और इस लाइफ को किस तरह से इवोल्यूट करेंगे, ये 4 लॉ हैं। तो इनकी डिटेल्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लॉ ऑफ लव को हमने देखा, तो लॉ ऑफ लव जो है वो एक इनोसेंट कॉन्शियसनेस को लेके चलता है और इनोसेंट कॉन्शियसनेस में उस यूनिवर्स की और यूनिवर्स की सारे लॉज की जानकारी है और वो उस लाइफ के पास होती है जो पैदा होने वाला है। अब दोस्तों लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अनमैनिफेस्ट पड़ी हुई है तो यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करता है। जैसे एक डेथ और लाइफ का जो फिनोमिना है वो यूनिवर्स में चलता रहता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके बाद कहीं ना कोई जन्म लेगा, तो जब वो जन्म लेगा यानी कि उसकी बर्थ होगा, तो डेथ ऑफ बर्थ का ये फिनोमिना है। तो जो डेथ हो गई है उसको कहीं ना कहीं जो बर्थ लेना है, तो जो अनमैनिफेस्ट पड़ा हुआ है उसको अब मैनिफेस्ट होना है। तो ये लॉ ऑफ लव उसके साथ मैच करेगा और उस जिसकी डेथ हुई है उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेगा और उस लॉ ऑफ पोलैरिटी के साथ ये डिसाइड हो जाएगा कि उसको मेल बनना है कि फीमेल होना है। तो ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने पहले ही डिसाइड कर ली हैं और उसके बाद वो लाइफ जो आएगी, अभी बच्चा अपने जो फादर्स के जो कोड को लेकर के, जेनेटिक कोड को लेके आने वाला है, उसको जो लाइफ मिलने वाली है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि इसको क्या बनना है, क्या होना है। तो ये जो है दोस्तों तीनों लॉ, सुपीरियर लॉज काम करते हैं इस तरह से। जो अनमैनिफेस्ट है उसको मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ पोलैरिटी ने उसके मस्कुलिन और फेमिनाइन पार्ट को डिसाइड किया। इसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ इवोल्यूशन आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। ये जो लाइफ मिली है उस लाइफ को यूनिवर्स किस तरह से इवॉल्व करता है, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका पहला करेक्टरिस्टिक है दोस्तों कि ये किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ले जाने के लिए वर्क करता है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन वो उसको सक्षम बनाना चाहता है, वो उसको एक किसी काबिल बनाना चाहता है, एक कैपेबल बनाना चाहता है। लेकिन हमको इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमको कैसे सक्षम बनाना चाहता है। जैसे दोस्तों ये करता क्या है, ये कैसे वर्क करता है कि किसी भी पर्सन के सामने उसकी अपोजिट जो चीज़ें होती हैं उनको प्रस्तुत कर देता है। ये अपोजिट अगेंस्ट जो है वो उन चीज़ों को जो उसके अगेंस्ट हैं उनको उसके सामने प्रस्तुत कर देता है, जो उसके आइडियाज़ के अगेंस्ट हैं, जो उसके बिलीव्स के अगेंस्ट हैं, जो उसके कल्चरल और कस्टम फीलिंग्स के अगेंस्ट हैं, उसके इमोशंस के अगेंस्ट हैं। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई पर्सन गुस्से में रहता है तो यूनिवर्स उसको उस एंगर के इमोशन से निकालना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि उसके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस आने लगेंगी जो उसके अपोजिट में वर्क करेंगे। ऐसे लोग उसको मिलने लगेंगे, ऐसे थॉट्स के लोग उसको मिलने लगेंगे जो उसके अपोजिट में काम करेंगे और वो उसको गुस्सा दिलाएंगे और ज़्यादा वो गुस्सा होगा। तो इस तरह से ही अगर कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, अगर वो ईगो में रहता है, तो उसको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके ईगो को हर्ट करेंगे, यानी कि उसके अगेंस्ट रहेंगे वो, और उसको उसके ईगो को और बढ़ाएंगे और उसके गुस्से को और बढ़ाएंगे। तो अगर उसने इस लॉ ऑफ इवोल्यूशन को समझ लिया कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है
कि वो एंगर खुद उसके अंदर है और वो उससे इवॉल्व नहीं होना चाहता, यूनिवर्स उसको इवॉल्व करना चाह रहा है। तो यूनिवर्स का एक प्रोसेस है दोस्तों। जैसे स्पिरिचुअल स्कूल में हम लोग यानी अर्थ पर रह रहे हैं, तो वो हम एक दूसरे के थ्रू ही हमको सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। जैसे घरों में कोई झगड़े चल रहे हैं, तो झगड़ों में एंगर है, तो वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसकी बात उसको नहीं सुननी, उसकी बात उसको नहीं सुननी। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्स उनको इवॉल्व करना चाह रहा है, उन दोनों को इवॉल्व करना चाह रहा है कि इस एंगर को आप समझो और इस एंगर से आप बाहर निकलो। इसके ऊपर भी इमोशंस हैं, इसके ऊपर भी इमोशंस हैं, लेकिन वो उसको नहीं समझ पाते। इन लॉस की जानकारी नहीं है उनको, तो वो नहीं समझ पाते कि हमको इस एंगर से, इस ईगो से, इस ग्रीफ से निकलना है। तो उनकी जो कॉन्शसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो इसी लेवल पे आकर के स्टॉप हो जाती है और वो इवॉल्व नहीं कर पाते। अगर इस लॉ का फॉलो करें तो फिर वो अपलिफ्ट हो जाएं, इवॉल्व हो जाएं। लेकिन जो लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि लॉ ऑफ इवोल्यूशन को अगर फॉलो नहीं करते, तो उनकी लाइफ में सेल्फ डिस्ट्रक्शन आने लगता है। वो सेल्फ का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें कि पर्सन ऑटो इम्यून डिजीज़ से जो सफ़र करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस लॉ का वायलेशन करते हैं और इसमें रिवेलिएशंस आते हैं इन लोगों में। ऐसे लोग रिवेलिएट होते हैं, पॉवर्टी इनमें मिलती है, सेक्सुअल एग्रेशंस इसमें मिलते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये उस लॉ को फॉलो न करने की वजह से उनकी लाइफ में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो मैं फिर आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमको लोअर लेवल के जो इमोशंस हैं उनको ख़त्म करके हायर लेवल पे ले जाना चाहता है यूनिवर्स। इसलिए वो हमारे सामने उन अपोजिट चीज़ को देता है जिससे कि हम उस बात को समझ सकें। अगर हम एंगर में हैं तो हमको ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी बात की अपोजिट जाएंगे और वो हमको गुस्सा आएगी। तो फिर हम उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसे लोग हमें क्यों मिल रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स उनको अपलिफ्ट करना चाह रहा है। तो आप इसको अपनी लाइफ में एक व्यू करके देखिए कि आपकी लाइफ में क्या इमोशन है और किस तरह के लोग आपको मिलते हैं और कैसे ये बातें चलती हैं। जैसे एक मेरा पेशेंट है, उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि मेरे घर में मेरे जो बड़े हैं, कोई उनके रिलेटिव्स हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते, मुझे दबाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स उसको इवॉल्व करना चाह रहा है, उन लोगों से मिलवा रहा है कि आप इस अपनी जो ईगोइस्टिक पार्ट है इससे आप बाहर निकल के आओ, इसलिए उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अपनी लाइफ में खुद इसको देखिए कि आपको मिल क्या रहा है और वो आपको किस चीज़ से यूनिवर्स इवॉल्व करना चाहता है। तो ये लॉ ऑफ इवोल्यूशन है। इसके बाद दोस्तों लॉ आता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस क्या करता है कि इसने हर व्यक्ति के लिए एक समय, स्पेस और लोकेशन को डिसाइड कर रखा है कि उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ निश्चित समय पर मिलनी है, निश्चित स्पेस पर मिलनी है, उसके लिए जगह का भी निर्धारित कर रखा है और उसकी लोकेशन, उस स्पेस में उसकी लोकेशन को भी डिसाइड कर रखा है कि उसको वो चीज़ कहाँ जा कर के मिलनी है। इसको हम लोग दोस्तों इस तरह से समझते हैं, जैसे आजकल कंपटीशन का दौर है, बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। तो उन्होंने कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और उनकी इच्छा थी कि वो उसके हायर लेवल को अचीव करें, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिली, उनको उससे छोटी चीज़ मिल गई। तो यूनिवर्स ने उनके लिए उस चीज़ को डिसाइड कर रखा है जो उनको मिली। अब उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को डिनाई कर दिया, उस चीज़ को नहीं स्वीकार किया, यूनिवर्स की दी हुई चीज़ को नहीं स्वीकार किया। तो फिर क्या होगा कि वो होपलेसनेस में चले जाएंगे, ग्रीफ में जा सकते हैं, गिल्ट में जा सकते हैं, तो वो लोअर इमोशन में चले जाएंगे। तो यूनिवर्स ने जो हमारे लिए निर्धारित कर रखा है वो चीज़ हमको एक पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलेगी। ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो डिसाइड करता है, ये लाइफ के ऊपर अप्लाई होता है। इसने दोस्तों हमारे लिए जो लोकेशन डिसाइड करी है
वो एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिए करी है कि अर्थ पे आप उस जगह जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आप उस तरह का एक्सपीरियंस लेंगे और आप इस तरह से इवॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत सारे पेशेंट दोस्तों आते हैं जो, जैसे किसी बच्चे का स्कूल चेंज हुआ, उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। फादर का ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर, बच्चे को स्कूल चेंज हुआ और बच्चे को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि उसके फ्रेंड्स छूट गए या उसके पेरेंट्स जो घर में दादी दादाजी से वो उसके छूट गए। तो उसने जो इस तरह का जो माहौल है, कुछ लोग ट्रांसफ़र हो जाता है तो बड़े लोग भी इससे सफ़र करते हैं। तो वो ये नहीं समझ रहे कि ये अर्थ जो है वो पूरा अर्थ ही उनका घर है, वो उस पर कहीं भी रह सकते हैं। ये यूनिवर्स ने उनको डिसाइड करके दिया है कि आपको इस जगह पर जाना है और जिससे कि आप इस पर अच्छा एक्सपीरियंस ले करके और आप हाईली इवॉल्व हो सकेंगे, इसलिए यूनिवर्स उसको भेज रहा है। तो लेकिन वो जो उसको अपने आप से लेते हैं तो फिर वो सफरिंग में आना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग पेशेंट के साथ मैं आपको समय समय पर इन लॉज की प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताऊंगा, किस तरह से हम इन लॉज को अप्लाई करते हैं और हायर लेवल ऑफ डिजीज़ को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो लॉ है ये सेक्स को, रेस को, हम इवन हमारे पेरेंट्स को भी डिसाइड कर चुका होता है। यूनिवर्स ने हमारे पेरेंट्स को भी डिसाइड कर लिया है कि हमको किस तरह के पेरेंट्स मिलने हैं। उसने हमारी लाइफ के बारे में ये सोच रखा है कि इनको क्या बनना है और इनको किस तरह के पेरेंट्स मिलने हैं जो इनकी उन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो यूनिवर्स ने हमारे लिए इन लॉज के थ्रू सब कुछ डिसाइड कर रखा है। अब हम इस लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस को फॉलो नहीं करते, यानी कि इसका वायलेशन करते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होगा? अपसेट इन द इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, हमारा जो अपना इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल पीस है, वो डिस्टर्ब होगी, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग सक्सेस, हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम को यूनिवर्स कहीं भेजना चाह रहा है और हम वहाँ पर नहीं जाएं तो फिर हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, और फियर रहेगा हमारे अंदर और एंग्शियसनेस रहेगी और हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि इन लॉज को अगर हम वायलेट करते हैं, इन लॉ को हम फॉलो नहीं करते, तो किस तरह से हम नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। तो यूनिवर्सल लॉज को समझना और अपनी लाइफ में इनका इम्प्लीकेशन करना डिजीज़ फ्री रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग डीप डिजीज़ में जाते हैं तो उनको हम इन्हीं लॉज के थ्रू समझ करके और फिर उनको होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स दी जाती है, तो फिर वो रिकवर करते हैं। इसके बाद दोस्तों लॉ आता है लॉ ऑफ हार्मनी, जो 6th लॉ है। लॉ ऑफ हार्मनी के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ जो भी है वो एक इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है, वो एक बैलेंस वे में रहना चाहती है। और इस लॉ को अगर हम वायलेट करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, लॉ ऑफ हार्मनी में नहीं रहेंगे, तो फिर हमारी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन आएगा और हमको स्ट्रेस रहेगा, हमारे सोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। यानी कि हम अगर अपने घर में या अपनी सोसाइटी में या हम अपने सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस में अगर हार्मनी नहीं रखेंगे तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और सफरिंग्स पड़ेंगी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होंगे, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का डेवलपमेंट होगा और जो हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों लॉ आता है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जिसने जन्म लिया है तो उसको डाई होना है, ये लॉ ऑफ नेचर कहता है। और एक लॉ ऑफ नेचर एक इम्पॉर्टेंट बात और कहता है, ऑल थिंग दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री अट्रैक्ट ईच अदर। जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों की मेडिसिन होती हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को भी लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस मेडिसिन की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर उसने काम नहीं किया है तो हम फिर उन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को सोचते हैं। अगर हमने लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा कि फिजिकल एलिमेंट्स आएंगे और शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्गेविटी, यानी कि हम अपनी लाइफ को कम करेंगे अगर हम लॉ ऑफ नेचर को नहीं समझते। दोस्तों ये हमने आज यूनिवर्स के लॉज को डिस्कस किया कि यूनिवर्स के जो लॉज हैं ये हमारी लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपको किसी लॉ को समझने में किसी तरह की अगर कठिनाई है
तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी पूरी डिटेल्स दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम दोस्तों इस यूनिवर्सल जो लेवल है, इसको हम होम्योपैथी से कनेक्ट करेंगे कि हमारे एफोरिज्म 9 में हैनीमैन सर ने लिखा है कि अगर हम इन लॉज को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं एफोरिज्म 9 में वो सारी चीज़ों को हमको कोरिलेट करने के लिए कहते हैं। जब हम उनकी टीचिंग्स को इस यूनिवर्स की बातों से कोरिलेट करते हैं तो देखेंगे वो कितनी फुलफिल और एकदम फिक्स होती हैं कि ड्यूरिंग द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन दिस स्पिरिट लाइक ऑटोक्रेसी एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी रूल सुप्रीम एज डायनेमिक्स। कि जो हेल्दी कंडीशन है किसी पर्सन की, उसमें जो हमारा वाइटल फोर्स है वो अपनी सुप्रीमेसी से उस बॉडी को चैतन्यता देता है, उस बॉडी को हेल्दी रखता है। तो ये सुप्रीमेसी क्या है दोस्तों कि लॉ ऑफ सुपीरियर्स, जो हमने अभी 3 लॉ ऑफ यूनिवर्स के सुपीरियर लॉज को डिस्कस किया, जिसमें लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ पोलैरिटी, कि जब ये सुप्रीमेसी से वाइटल फोर्स, जो कि हमारा जो वाइटल फोर्स है, जो हायर इमोशंस हैं, वो हमारे हायर इमोशंस जो वाइटल फोर्स को कनेक्टेड हैं, हायर इमोशंस, वो अगर इन यूनिवर्स के सुपीरियर लॉज को फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक एनिमेट होती रहेगी, अपने सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। और जो हमको रीजनिंग गिफ्टेड माइंड दिया है, ऐसा है दोस्तों कि जब हमको ये शरीर मिला, उसके बाद हमको जब जन्म लिया तो उसके बाद हमको ये माइंड मिला जिससे हम इस वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकें, इस वर्ल्ड के साथ हम माइंड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो रीजनिंग गिफ्टेड माइंड है, इसको हमको इन यूनिवर्स के लॉज की रीजनिंग को समझने में लगाना चाहिए। तब जा कर के हमारा जो पर्पस है, हमारी लाइफ का जो पर्पस है, वो फुलफिल होगा कि हम अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स जी पाएंगे। और जो हमने जेनेटिक ट्रेंड्स गेन किए हैं और जो हमने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अपने पेरेंट्स से लिया है, उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर हम लाइफ के इन रूल्स को, यानी कि लॉज ऑफ यूनिवर्स को अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। तो एफोरिज्म 9 में जो हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो ये है कि हमारे रीजनिंग माइंड से हम जो है इन यूनिवर्स के लॉज को समझें और ये लॉज ऑटोमेटिक हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। तो ये एक ऑटोमेटिक फिनोमिना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, होम्योपैथी यूनिवर्सल लॉज से किस तरह से कनेक्टेड है, एक लाइफ से किस तरह से कनेक्टेड है, हैनीमैन सर अपनी टीचिंग्स में हमको उसकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं, जो डिजीज़ है, उसको ठीक करने के साथ साथ इस लाइफ की हीलिंग की भी बात करते हैं कि उसकी लाइफ भी हील होनी चाहिए। जैसे मेरे एक पेशेंट थे, तो उनको डायबिटीज़ थी। तो जब वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो काफ़ी, जब मैंने उनके लाइव व्यूज़ लिए तो उनका बिज़नेस छूट चुका था। पहले जो बिज़नेस करते थे वो बिज़नेस बंद हो गया था और बीमारी में वो ज़्यादा गिर गए थे। लेकिन जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल आ गई, वो एलोपैथिक मेडिसिन उनकी छूट गई और वो उनका बिजनेस भी रीएस्टेब्लिश हो गया जो छूट गया था। तो इस तरह से होम्योपैथी काम करती है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो यूनिवर्सल लेवल पर जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी, वो चीज़ें उनको मिलने लगी। जो रिसोर्सेज उनके कम हो गए थे, वो रिसोर्सेज उनको दोबारा से मिलने लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में हम इन लॉज को पेशेंट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और अपनी रिपर्टरी के साथ हम देखेंगे कि कोई पेशेंट किस लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस तरह से वो डिजीज़ स्टेट में जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।